हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका अरावली क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में एक नई सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है आनुवांशिकी एवं प्रजनन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। जैसा कि तुम्हें पता है, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साबित होती है पशुधन सहायकों के लिए या पशुपालन के लिए। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और बच्चों को इस सब्जेक्ट से डर लगता है कि सर जेनेटिक्स बहुत टफ लगती है, हमें कैसे पढ़ें, इसको कैसे याद करें। तो मैं आपको बताऊं, सबसे सरल सब्जेक्ट है एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग का। ठीक है, चलो देखिए। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर न्यूक्लिक अम्ल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल। ये न्यूक्लिक अम्ल जो हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले बात करें न्यूक्लिक अम्ल क्या हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल से देखो, न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, अम्ल तो तुम जानते हो, अम्ल क्षार। न्यूक्लिक का क्या मतलब है? न्यूक्लिक का मतलब है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक। क्या है बच्चों? केंद्रक। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस या केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल। न्यूक्लिक का मतलब हो गया, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? हम इसकी बात करें कि परिभाषा क्या होगी इसकी परिभाषा न्यूक्लिक अम्ल की। तो न्यूक्लिक का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक वो। ठीक है, जैसे ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक। तो वहीं से नाम आया न्यूक्लियर अम्ल। तो हम बोलेंगे केंद्रक में, कहां पर? केंद्रक। और केंद्रक को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस। तो ये वर्ड आया वहां से, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल। केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले अम्ल, नाम से ही आ रहा है। केंद्रक, न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्र, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। सर कौन से अम्ल पाए जाते हैं न्यूक्लियस में? मतलब कोई भी कोशिका है, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में कौन से अम्ल पाए जाते हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो परिभाषा हो गई, और न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों न्यूक्लिक अम्ल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है डीएनए। क्या होता है बच्चों? डीएनए। और दूसरा होता है आरएनए। अब तुम समझ गए होंगे सर क्या पढ़ाने वाले हैं। सर पढ़ाने वाले हैं डीएनए तथा आरएनए। हम पढ़ने वाले हैं डीएनए और आरएनए। ठीक है, जो जेनेटिक्स की एक आधारभूत इकाई है, डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों न्यूक्लिक अम्ल। ये डीएनए आरएनए कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। इसलिए हम बोल रहे थे केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए, सबसे पहले छोटा सा सवाल, तुमको पता होगा डीएनए का पूरा नाम पूछा जाता है और आरएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम तुम्हें पता है क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम सभी को पता है, डीऑक्सी राइबोज, और नाम के पीछे आ गया न्यूक्लिक अम्ल। आ गया ना भाई? ये देखो, ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, नाम में आ रहा है पीछे न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का पूरा नाम है। और आरएनए का तुम्हें पता है, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। हो गया भाई?
ये होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। सर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर? छोटी सी बात है। तो हम पढ़ने वाले डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों, वो है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, मतलब इसमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए में क्या क्या अंतर होते हैं। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर है डीएनए का पूरा नाम। सर इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो नाम में ही अंतर हो गया। तो सबसे पहला अंतर नाम, इसको तो बोलते हैं डीऑक्सी, अभी पढ़ा हमने, इसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसको बोलते हैं, इसमें क्या हो गया, इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो सबसे पहले सर इसके नाम में अंतर हो गया, ये तो हमें पता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब दूसरा अंतर देखो, इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो इसमें बच्चों पाई जाती है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। कितने कार्बन की होती है सर पेंटोज शर्करा? तो पेंटोज शर्करा 5 कार्बन की होती है। अभी देख लेंगे हम पेंटोज शर्करा क्या होती है। ठीक है सर, इसमें फिर कौन सी पाई जाती है? तो इसमें भी सेम कौन सी पाई जाती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज शर्करा। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। कितने कार्बन की होती है? 5 कार्बन की। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा कि इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम। डीएनए में शर्करा पाई जाती है पेंटोज शर्करा, इसमें भी कौन सी शर्करा पाई जाती है? पेंटोज। पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन की शर्करा है। कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। लेकिन ग्लूकोज नहीं, इसमें पेंटोज पाई जाती है जो 5 कार्बन की है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हम आगे बात करें। तो सर ये तो सेम हो गया, ये अंतर थोड़ी ना हो गया कि इसमें भी पेंटोज शर्करा, इसमें भी पेंटोज शर्करा। लेकिन पेंटोज शर्करा जो होती है वो कौन सी है? राइबोज शर्करा है। कौन सी है? राइबोज। डीएनए में तो पाई जाती है पेंटोज शर्करा। कौन सी पेंटोज शर्करा? डीऑक्सी राइबोज। कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज, मतलब राइबोज शर्करा है, लेकिन कौन सी है राइबोज में? डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में पाई जाती है सिर्फ कौन सी शर्करा? राइबोज शर्करा। क्या अंतर है भाई? राइबोज शर्करा। ठीक है, तो सर दोनों में पेंटोज शर्करा होती है, लेकिन इसमें जो पेंटोज शर्करा होती है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा। इसमें जो पेंटोज शर्करा होती है उसका नाम है राइबोज शर्करा। क्या अंतर है राइबोज में और डीऑक्सी में? तो देखो राइबोज, राइबोज ये तो ठीक है। डीऑक्सी, डी का मतलब है डिलीट कर दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। अगर राइबोज में से एक ऑक्सीजन हटा दो तो बन जाएगी डीऑक्सी राइबोज, और कुछ मत हटाओ तो पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? राइबोज कहलाएगी। देख लेते हैं हम कैसी होती है। देखो हम देख लेते हैं कि ये शर्करा कैसी होती है। देखो, तो एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कौन सी शर्करा? डीऑक्सीराइबोज शर्करा। कौन सी है बच्चों? कैसी होती है देख लो, समझ में नहीं आए? डीऑक्सी राइबोज शर्करा कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा कहते हैं। और आरएनए में सर पाई जाती है राइबोज। सिंपल कौन सी? राइबोज शर्करा। और राइबोज शर्करा भी सर कितने कार्बन की है? 5 कार्बन की है। कितनी की है? 5। ये दोनों ही 5 कार्बन की है। अंतर क्या है दोनों में वो देख लेते हैं। देखो भाई,
ये दोनों ही कैसी शर्करा हैं, तो मैं वापस लिख रहा हूं, ये भी कैसी शर्करा है, पेंटोज शर्करा है, 5 कार्बन की है, पेंटोज शर्करा बोलेंगे। और ये भी राइबोज शर्करा, ये भी भाई 5 कार्बन की है, इसको भी क्या बोलते हैं, पेंटोज शर्करा बोलेंगे। क्लियर है? ये दोनों ही शर्करा जो हैं बच्चों वो 5-5 कार्बन की, ये भी 5 कार्बन की है, ये भी 5 कार्बन की। अंतर क्या है? अंतर नाम में दिख रहा है सर, डीऑक्सी, डी मतलब डिलीट कर दो, ऑक्सीजन किसमें से, राइबोज में से, मतलब उसमें से कुछ नहीं करना। देखो अब मैं राइबोज शर्करा बताता हूँ, राइबोज शर्करा कैसी होती है। देखो यहाँ होता है ऑक्सीजन, एक झोंपड़ी बना दो, एक झोंपड़ी कैसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते थे, ठीक है, ये झोंपड़ी है, ठीक है, ये भी झोंपड़ी, इधर भी बना दो एक झोंपड़ी, ऐसे हमने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ये झोंपड़ी बना दी हमने इधर भी, ठीक है, बस ये झोंपड़ी है ना। अब जहां पर कोना है वहां पे कार्बन है, वहां पे क्या है, कार्बन। तो यहाँ क्या होता है, देखो ये कार्बन है, यहाँ पे पहला कार्बन पे ऊपर H, नीचे OH, ऐसे यहाँ पे HOH, ये तीसरा कार्बन है, इस पे HOH, और यहाँ पर नीचे H और ऊपर होगा CH2OH। अब कितने कार्बन हो गए, यहाँ पे कोने पे एक कार्बन है C, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन C3, यहाँ पे चौथा कार्बन C4, और ये 5वां कार्बन। तो 5 कार्बन की शर्करा होगी, ये इसका है ना, ये जो शर्करा है वो इस प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है। तो देखो ये झोंपड़ी बना दो, यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एक ऊपर है, 5 कार्बन की शर्करा है पेंटोज शर्करा। पहले कार्बन पे HOH, दूसरे पे HOH, तीसरे पे HOH, और चौथे कार्बन पे CH2OH, और नीचे H, और 5वां कार्बन तो ये CH2 वाला हो गया, ठीक है। ये है राइबोज। ये कौन सी शर्करा है, तो बच्चों ये जो शर्करा का मैंने डायग्राम बनाया है, इस शर्करा को बोलते हैं राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा है, राइबोज शर्करा। ये पाई जाती है किसमें, आरएनए में ये पाई जाती है। क्लियर? डीएनए में क्या है, सेम है। देखो पहला कार्बन C2, दूसरा कार्बन C2, पहला C1, तीसरा C3, चौथा C4, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, पहले कार्बन पे सेम, ऊपर H, नीचे OH, दूसरे कार्बन को छोड़ रहा हूं मैं, तीसरे पे H, OH, चौथे कार्बन पे वही CH2OH और H। अब देखो ये और ये लगभग सेम है, लेकिन दूसरा कार्बन जो है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे HOH, और यहाँ पे दूसरे कार्बन पे H, और नीचे भी H, क्या नहीं है, सिर्फ क्या नहीं है, यहां पर स्टार लगा लूं, कहां पर क्या अंतर है, सिर्फ यहां पर अंतर है। सर जो दूसरे कार्बन पे आपने राइबोज शर्करा में HOH लिखा है, यहां पर दूसरे कार्बन पे ऊपर तो H है, नीचे भी सिर्फ H है, और वहां पे OH था, यहाँ पे H है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बस, और सब सेम है। ऑक्सीजन को आपने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्या कर दिया बच्चों, ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया है, तभी तो बोला मैंने ये कैसी शर्करा, डिलीट कर दिया है ऑक्सीजन को, तभी तो इस शर्करा को बोलते हैं डी मतलब डिलीट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, और इसको बोलते हैं राइबोज शर्करा। क्लियर है? तो ये पाई जाती है किसके अंदर, तो बच्चों ये कहलाती है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा, और ये कहलाती है राइबोज शर्करा। ये पाई जाती है आरएनए में, ये पाई जाती है डीएनए में। क्या अंतर है, अब पूछा जाए राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में क्या अंतर है, कि सर कौन से कार्बन पे अंतर होता है, तो दूसरे कार्बन पर अंतर होता है। किस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे क्या अंतर होता है, एक ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, एक ऑक्सीजन की डीऑक्सी शर्करा में कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर कमी होती है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये हुआ शर्करा में अंतर। भाई क्या अंतर पढ़ा था हमने, एक बार देखो, हमने पढ़ा था पूरा नाम, फिर पढ़ा था पेंटोज शर्करा। इसमें ये वाली पाई जाती है, इसमें ये वाली पाई जाती है। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया कि ये वाली शर्करा ऐसी होती है और ये वाली शर्करा ऐसी होती है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, और क्या अंतर है वो देख लेते हैं। देखो भाई, दो अंतर हो गए, तीसरे की बात करें, तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं वो देखो। नाइट्रोजन क्षार जो है, ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए व आरएनए में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के, और ये क्षार होते हैं, अम्ल नहीं होते, क्षार होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, डीएनए तथा आरएनए को बनाने का काम करते हैं। नाइट्रोजन क्षार जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो देखो।
नाइट्रोजन क्षार जो है वो कितने होते हैं, ये 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, 5। और कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के, एक को बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं, अभी तुम्हें याद आ जाएगा अगर तुमने थोड़ा सा पढ़ रहा है। नाइट्रोजन क्षार एक तो होते हैं प्यूरिन, कौन से होते हैं, प्यूरिन, और एक होते हैं प्रिमिडिन, से होते हैं प्रिमिडिन। प्यूरिन और प्रिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे आरएनए में कौन से होते हैं, डीएनए में कौन से होते हैं, हम सिर्फ नाइट्रोजन क्षार। टोटल नाइट्रोजन क्षार पूछे कि नाइट्रोजन क्षार की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्यूरिन और प्रिमिडिन। अब प्यूरिन कौन कौन से होते हैं और प्रिमिडिन कौन कौन से होते हैं, तो नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन, प्यूरिन में बात करें तो प्यूरिन में होता है बच्चों एडिनिन, एक नाइट्रोजन क्षार का नाम है एडिनिन। इसको लिखते हैं एक से, किससे लिखते हैं, ए से, एडिनिन। और एक होता है ग्वानिन, कौन सा होता है, ग्वानिन, और इसको लिखते हैं ग्वानिन को जी से। ठीक है, ये दोनों होते हैं प्यूरिन, एडिनिन और ग्वानिन। ठीक है, ऐसे प्रिमिडिन, ये कौन कौन से होते हैं, एक होता है बच्चों थाइमीन, एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, और एक होता है यूरेसिल, यूरेसिल। थाइमीन को लिखते हैं टी से, साइटोसिन को लिखते हैं सी से, और यूरेसिल को लिखते हैं यू से। तो ये 3 होते हैं। अब सर ये बताओ कि डीएनए में कौन से पाए जाते हैं, अरे हम बात ही नहीं कर रहे अभी डीएनए में कौन से होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं, अभी ये बात ही नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं। अब इनमें से कौन सी डीएनए में है, कौन से आरएनए में, वो बात की बात है। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्षार 5 होते हैं, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन 2 भागों में बांटा गया है इनको, एक प्यूरिन और एक प्रिमिडिन। प्यूरिन में एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। कौन सा, यूरेसिल। ये होते हैं भैया नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो क्लियर है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब बच्चों क्या होता है, ये नाइट्रोजन क्षार जब भी डीएनए का निर्माण होता है, जब भी डीएनए बनता है, जब डीएनए की संरचना बनती है आरएनए की, तो ये प्यूरिन पिरिमिडिन से जुड़ते हैं। ये प्यूरिन जो है वो पिरिमिडिन से जुड़ते हैं। देखो भाई मैं बताऊं अब तुम्हें एक सिंपल कहानी, ये तो समझ में आ गए। अब मैं एक सिंपल चीज बताऊं कि भैया प्यूरिन जो है, प्यूरिन और एक तरफ होते हैं पिरिमिडिन, ये 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। क्लियर है, ये प्यूरिन जो है ये तो हैं लड़के वाले, क्या हैं ये, लड़के वाले, और पिरिमिडिन जो है ये हैं लड़की वाले। ठीक है भाई, मतलब ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़के कौन से हैं भाई, एक प्यूरिन नाम का आदमी था उसके पास थे लड़के, और एक पिरिमिडिन नाम का आदमी था उसके पास थी लड़कियां। ठीक है, उसके प्यूरिन वाले के लड़के का नाम क्या था, एक का नाम था एडिनिन, क्या नाम था, एडिनिन। ठीक है, एक लड़के का नाम था ग्वानिन, क्या नाम था, ग्वानिन। इसके पास थे 2 लड़के। आई बात समझ में, ठीक है, एडिनिन को लिखते हैं ए से, और ग्वानिन को बोलते थे जी। ठीक है, तो प्यूरिन लड़के का बाप है, इसके 2 लड़के हैं एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन ये लड़की की माँ मान लो। ठीक है, इसके पास 3 लड़कियां हैं, कितनी है, 3। कौन कौन सी, एक का नाम है थाइमीन, एक लड़की का जिसको बोलते हैं टी, एक लड़की का नाम है साइटोसिन, साइटोसिन जिसको बोलते हैं सी, और एक का नाम है यूरेसिल। 3 लड़कियां हैं। ठीक है भाई, जिसको बोलते हैं यू। ठीक है, अब सुनना, अब इन दोनों की बात हो गई कि अब हम आपस में क्या कराएंगे, शादी कराएंगे। हम अपने लड़कों की शादी तुम्हारी लड़की से कराएंगे। ठीक है, वहीं कराएंगे। ठीक है, तो भाई पूछा कि एडेनिन बता, एडेनिन किससे शादी करेगा, तो एडेनिन ने बोला मैं तो किससे शादी करूंगा, थाइमीन से। तो एडेनिन ने कर ली शादी किसके साथ, थाइमीन के साथ। तो एडेनिन की शादी किसके साथ हुई,
थाइमीन के साथ। एडेनिन की शादी होती है किसके साथ? थाइमीन के साथ। ठीक है, ये थाइमीन के साथ। इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम कितने बच्चे करेंगे, कि हम 2 बच्चे करेंगे। कितने करेंगे? 2 बच्चे। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में कितने बच्चे हुए? 2। ये कह रहा और ये कह रहा। ठीक है, अब ऐसे ही ग्वानिन से पूछा भाई तू किससे शादी करेगा? तो ग्वानिन ने बोला मैं साइटोसिन से शादी करूंगा। किससे? साइटोसिन से। इसने शादी कर ली किससे? साइटोसिन से शादी कर ली। ठीक है, इन दोनों ने बोला भाई अपने कितने बच्चे करेंगे? मैंने अपने करेंगे 3 बच्चे। कितने करेंगे? 3। तो इन्होंने कर लिए 3 बच्चे। तो देखो अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है? एडेनिन की शादी, एडेनिन की शादी हुई है किसके साथ बच्चों? थाइमीन के साथ। ठीक है, एडेनिन की शादी हुई है थाइमीन के साथ। तो एडेनिन तो किसके साथ जुड़ा होता है? थाइमीन के साथ। कितने बंध बनाता है? तो डुअल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दोहरा बंध है। ठीक है, 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो एडेनिन ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 2 बच्चे मतलब डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन ग्वानिन और ग्वानिन की शादी किससे होती है? साइटोसिन से। किससे होती है? साइटोसिन से। ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन के कितने बच्चे होते हैं? 3। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो बच्चों ये याद रखना तुम, तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा प्यूरिन, कौन सा प्यूरिन जो है किस पिरिमिडिन से जुड़ता है। तो एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है, इसकी शादी इससे होती है। और कौन सा बॉन्ड होता है दोनों में? डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन की शादी इससे होती है और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। अब सर यूरेसिल, ये लड़की का क्या हुआ? ये कुआरी हो गई क्या? इसकी शादी नहीं हुई, ये तो कुआरी रह गई। नहीं, इसकी शादी होगी भाई, है ना? तुम्हारी भी होगी, नौकरी लग जाओगे तो। ठीक है, तो यूरेसिल की भी शादी किसके साथ होती है? अब एक्चुअली क्या होता है, ग्वानिन बोलता है कि मैं साइटोसिन से भी कर लूंगा और यूरेसिल से भी कर लूंगा। ठीक है, मेरी किसी से करा दो। ठीक है, तो ये जो है वो इससे भी कर लेता है, इससे भी कर लेता है। ये बोलता है मेरे को दोनों से करा दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब डीएनए बनाता है तो इसके साथ जुड़ जाता है, और जब आरएनए बनाता है तो इसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन बोलता है बच्चे में 3 ही करूंगा। मतलब एडेनिन जो है, ग्वानिन जो है, वो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो यूरेसिल के साथ भी 3 बॉन्ड बनाता है। ये बनाता है डीएनए में और ये आता है आरएनए में, क्योंकि यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो हम बात करें, अब बात करेंगे डीएनए में। तो डीएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में कौन से नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन क्षार पढ़ लिए हमने, नाइट्रोजन क्षार पढ़ लिए भाई। क्या पढ़े? नाइट्रोजन क्षार देख लो शुरू से, कि नाइट्रोजन के बने होते हैं। नाइट्रोजन क्षार क्या होता है? नाइट्रोजन के बने होते हैं और क्षार होते हैं, अम्ल नहीं होते। ये 5 होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडिन। प्यूरिन जो है वो 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो है वो थाइमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 3 होते हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ये 2 हो गए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अब आगे हमने पढ़ा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन आपस में जुड़े होते हैं। ये लड़की वाले लड़के, ये इनकी शादी होती है, आपस में जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यूरेसिल से भी, ये वाला यूरेसिल से भी जुड़ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये किस प्रकार का बॉन्ड होता है तो मैं सिर्फ बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी बता रहा हूँ। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों। कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो डीएनए में कौन से होते हैं वो देखेंगे अब। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार, तो डीएनए में एक तो होते हैं प्यूरिन और एक होते हैं पिरिमिडिन। डीएनए में जो प्यूरिन होते हैं वो होते हैं एडेनिन, और कौन से होते हैं बच्चों? एडेनिन, और एक तो एडेनिन होता है और एक ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन कौन सा होता है? तो थाइमिन और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो ये 4 पाए जाते हैं डीएनए में। आरएनए में कौन से पाए जाते हैं? तो आरएनए की बात करें कि आरएनए में नाइट्रोजन क्षार कौन से होते हैं सर? आरएनए में भी दोनों होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। लेकिन बात क्या है, बात ये है प्यूरिन कौन से होते हैं? तो प्यूरिन तो वही होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन, थाइमीन कौन सा होता है?
थाइमीन नहीं होता, थाइमीन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन। ये अंतर है, यहां पर स्टार लगा दो। कहां पर? देखो यहां पर, थाइमीन साइटोसिन, यूरेसिल साइटोसिन। तो मेन अंतर जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो क्या है कि डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन क्षार में क्या अंतर है। तो डीएनए और आरएनए के नाइट्रोजन क्षार में, कि डीएनए में या आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर पाया जाता है? याद रखना, थाइमीन के स्थान पर। तो आरएनए में, तो स्टार लगा दिया मैंने। क्या है मेन पॉइंट? आरएनए में थाइमीन के स्थान पर, किसके स्थान पर? थाइमीन के स्थान पर, थाइमीन के स्थान पर क्या पाया जाता है बच्चों? यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर हो गया? यूरेसिल पाया जाता है। तो ये क्लियर याद रखना, किसके स्थान पर पाया जाता है? तो भैया थाइमीन के स्थान पर, वहां कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ये नाइट्रोजन क्षार होता है। ठीक है। अब नाइट्रोजन क्षार को लेके एक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिस नियम को बोलते हैं चारगाफ का नियम। क्या बोलते हैं? कभी कभी पूछ लेता है ये, चारगाफ का नियम। चारगाफ का नियम, ये चारगाफ का नियम क्या है? चारगाफ का नियम, सबसे पहले चारगाफ का नियम जो है वो डीएनए पे लागू होता है, आरएनए पर लागू नहीं होता। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, चारगाफ का नियम आरएनए पर लागू नहीं होता, आरएनए पर लागू नहीं होता, ये आरएनए पे नहीं लगता। ठीक है भाई? क्या है नियम वो बाद में बताऊंगा। चारगाफ का नियम किस पे लागू होता है? तो सिर्फ डीएनए पर। किस पे लागू होता है? डीएनए पर लागू होता है, आरएनए पर लागू नहीं होता, डीएनए पर लागू होता है। ठीक है। चारगाफ का नियम किस पे लागू होता है? डीएनए पे। क्या है चारगाफ का नियम? चारगाफ एक वैज्ञानिक है, वो ये बोलता है भैया मेरा नियम यूं है कि डीएनए में, आरएनए की बात नहीं करता वो, डीएनए में जितनी प्यूरिन होती हैं, जितनी क्या पाई जाती हैं, जितनी प्यूरिन होती हैं वो पिरिमिडिन के बराबर होती हैं। लो भैया कहानी खत्म। बोलता है डीएनए में जितनी प्यूरिन पाई जाती हैं उतनी ही पिरिमिडिन पाई जाती हैं। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन। और प्यूरिन कौन सी होती है? एडेनिन प्लस ग्वानिन। ये तो होती है एडेनिन प्लस ग्वानिन, दोनों जोड़ दिया। और पिरिमिडिन कौन सी होती है? थाइमीन प्लस साइटोसिन। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इसके बराबर होती है थाइमीन प्लस साइटोसिन के। तो ये यहां से ये निकल के आ गया। अब मैं बोलूं तुम्हें ये थाइमीन प्लस साइटोसिन को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? इसको देखो, नियम को ऐसे भेज दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ आगे देखो, हो जाएगा एडिनिन, ऊपर तो क्या है? एडिनिन प्लस ग्वानिन बराबर, इसको बराबर के मैंने इसको नीचे भेज दिया उसके। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन, और नीचे क्या आ जाएगा? ये वाला नीचे आ जाएगा, बराबर बराबर ये रहा। तो नीचे आ गया थाइमीन प्लस साइटोसिन। यहां से इसको इधर भेज दिया तो इधर क्या बच गया? एक बच गया। क्या बच गया? एक। ये कहलाता है, वैसे शॉर्टकट में इसको बोलते हैं चारगाफ का नियम। या एडेनिन प्लस ग्वानिन अब बट्टे थाइमीन प्लस साइटोसिन इक्वल टू 1, ये कहलाता है चारगाफ का नियम। तो ये कैसे बना? बच्चे बोलते हैं सर क्या है ये? प्लस जी टी प्लस सी बराबर 1, कैसे बना ये चारगाफ का नियम? तो कैसे कुछ नहीं बना। चारगाफ ने बोला कि मेरा नियम पहले तो आरएनए पे लागू नहीं होता, ठीक है। उसने बोला मेरा नियम डीएनए पे लागू होता है। वही क्या है भाई तेरा नाम? ये है कि जो डीएनए होता है उसमें जितनी प्यूरिन पाई जाती है उतनी ही पिरिमिडिन पाई जाती है। प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, यानी प्यूरिन क्या होती है? एडेनिन प्लस ग्वानिन, दोनों को जोड़ दो। इधर पिरिमिडिन कौन सी होती है? थाइमिन व साइटोसिन। ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। अब टी प्लस सी को इधर भेज दिया है तो नीचे चला गया वो, बराबर एक, एक उधर बच गया। तो ये कहलाता है चारगाफ का नियम। क्या कहलाता है बच्चों? चारगाफ का नियम कहलाता है। ठीक है। अब देखो डीएनए जो होता है जो, और क्या अंतर है? डीएनए जो होता है, डीएनए दोहरी कुंडलित संरचना है। कैसी है? दोहरी कुंडलित संरचना है। मतलब डीएनए में दो रस्सियां पाई जाती हैं, दो कुंडली पाई जाती हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना।
दोहरी कुंडलित संरचना है डीएनए, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड, डीएस। डीएस का मतलब दोहरी कुंडलित, दोहरी कुंडलित का मतलब है डबल स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड पाए जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। यही बात करें आरएनए, आरएनए कैसी रचना है? तो आरएनए एकल रज्जु की कुंडलित नहीं होता, एकल रज्जु की संरचना है, एकल रज्जु की संरचना है, इसको बोलते हैं, मतलब एक सिंगल ऐसे होता है आरएनए, है ना। और ये इसको बोलते हैं एसएस, एसएस का मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड। मतलब डीएनए दोहरी डबल रज्जु की है, लेकिन डबल रज्जु की में कुंडली भी है, आपस में कुंडली कॉइल हो रखे हैं। डीएनए दोहरी कुंडली संरचना है, आरएनए कैसी है? एकल रज्जु की संरचना है। कैसी है? एकल रज्जु की संरचना होती है आरएनए। ठीक है, अब बात करें जो डीएनए व आरएनए, ये बेसिक डीएनए और आरएनए में अंतर है कि डीएनए ऐसे होता है, आरएनए ऐसे होता है। ठीक है, डीएनए जो है वो आनुवंशिकी की इकाई है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। वो कौन करती है? डीएनए करती है। ठीक है, अब डीएनए का निर्माण कैसे होता है वो देखें। ठीक है, डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण कैसे होता है? तो बच्चों डीएनए जो है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? तीन चीजें। एक तो होती है डीएनए हो या आरएनए हो, एक तो होती है पेंटोज शर्करा प्लस एक होता है नाइट्रोजन क्षार प्लस एक होता है फॉस्फेट समूह। डीएनए तीन पदार्थों से, कितने का निर्माण? तीन पदार्थों से होता है। डीएनए का निर्माण कितने पदार्थ से होता है बच्चों? तीन पदार्थ। एक तो होती है पेंटोज शर्करा, एक होता है नाइट्रोजन क्षार और एक होता है फॉस्फेट समूह। आरएनए का निर्माण भी सेम तीन चीजों से होता है, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह, तीनों आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? डीएनए की एक एक एकलक इकाई बनाते हैं। ठीक है, अब सुनना, जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइट। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइट। और जब ये तीनों आपस में जुड़ जाते हैं तब बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि न्यूक्लियोसाइट क्या होता है। न्यूक्लियोसाइट, न्यूक्लियोसाइट क्या होता है? ठीक है, तो बहुत गौर देना बच्चों न्यूक्लियोसाइट पे, कि न्यूक्लियोसाइट क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइट होता है बच्चों पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये आपस में जुड़ जाएं दोनों, कौन से? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये आपस में जुड़कर बनाते हैं, लो भैया जोड़ दिए, ये आपस में जुड़कर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइट। तो न्यूक्लियोसाइट किसे कहते हैं? तो पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइट। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइट। ठीक है, अब एक पूछता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो भैया बिल्कुल क्लियर कट याद रख लेना, सीधा सीधा पूछ लेता है एग्जाम में, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा तुम्हें। न्यूक्लियोटाइड पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन, अगर इसमें फॉस्फेट समूह और जोड़ दें तीनों तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हो जाएगा? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह। तीनों की बात करें, ये तीनों के तीनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर देख लो। न्यूक्लियोसाइट क्या होता है? पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार,
न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, ये तो दोनों हैं ही, प्लस फॉस्फेट समूह, ये आपस में तीनों चीज जो डीएनए बनाते हैं, तीनों आपस में जुड़ जाए तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज अब मैं पूछूंगा तुम्हें, क्या देखना, मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोटाइड, क्वेश्चन कैसे आता है? घुमा के आता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड, अब ऑप्शन आएगा न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बराबर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोसाइट प्लस फास्फेट समूह। क्या ये सही है? बस दिमाग लगाना पीछे वाले को देख के। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह, ये आपस में मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। सही है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह। सर आपने बताया था पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह बताया था, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। देखो पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, यहां तक इन दोनों को तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो इन दोनों की जगह पे मैं न्यूक्लियोसाइड भी तो लिख सकता हूँ, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह न्यूक्लियोटाइड। तो वही तो लिखा मैंने इधर कि क्या हो गया भाई, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये भी सही है बिल्कुल, ये भी हो सकता है, एग्जाम में ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डीएनए का निर्माण होता है। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, डीएनए का निर्माण भी पढ़ रहे हैं। डीएनए डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। क्या है? बहुलक, एकलक बहुलक, सुना है ना? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीएनए किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है? ये एकलक है। क्या है? एकलक, मोनोमर पॉलीमर। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं? डीएनए बनाते हैं, इसलिए बोलते हैं बहुलक है। क्या है? बहुलक। जैसे देखो, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही ये जो है ऐसे इधर होता है न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये इसको भूल जाओ, मैं बोलूँ ये एक रस्सी हो गई ये पूरी, और ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड की दूसरी रस्सी हो गई, तो दो रज्जु की हो गई। डीएनए दो रज्जु की संरचना होती है, एक रज्जु दूसरी रज्जु। ठीक है, अब ये आपस में कॉइल हो जाती हैं, ये वाली को मैं ऐसे कॉइल कर दूं और इस वाली को मैं ऐसे कॉइल कर दूं, बन गया डीएनए। ठीक है, पर एन एन नहीं दिख रहे, तुम्हें क्या नहीं दिख रहे? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसमें। ऐसे ही ये न्यूक्लियोटाइड भूल गए, मैंने एक लाइन बना दी, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड हैं। क्या है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, तो दो लाइन होती है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई, और दोनों आपस में कॉइल हो गई, तो क्या बन गया? ये डीएनए बन गया। इस प्रकार बनता है। एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियोटाइड जो है हम पढ़ रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, तो सर न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें बताई आपने। एक तो बताई पेंटोज शर्करा, कौन सी शर्करा? पेंटोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज शर्करा कैसी होती है देखो, एक तो होती है पेंटोज शर्करा, पेंटोज में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है डीएनए में, ये पेंटोज शर्करा है। इसमें जुड़ा होता है एक नाइट्रोजन क्षार, क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजन क्षार, और इसमें नीचे जुड़ा होता है फास्फेट समूह, फास्फेट। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है? एक बच्चों न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? ऐसे बनता है, एक 5 कार्बन की शर्करा होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसमें नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है और नीचे फॉस्फेट समूह, ये तीनों को मिला के तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब डायग्राम देख लो कैसे जुड़ता है। ठीक है, अब देखो पेंटोज शर्करा, देखो ये ऑक्सीजन, झोंपड़ी बना देनी है, ये मैंने पढ़ी थी, अभी ये पढ़ाई थी।
ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा। यहाँ पे होता है HOH, यहाँ पे होगा HH, यहाँ पे होगा HOH, और यहाँ पे होगा CH2OH और H। ये हो गई डीऑक्सीराइबोस शर्करा, जिसको पेंटोस शर्करा बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इससे जुड़ा होगा नाइट्रोजन क्षार। क्या जुड़ा होगा बच्चों? नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया, और यहाँ पर इससे जुड़ा होगा फॉस्फेट समूह। किस क्या जुड़ा है? फॉस्फेट समूह। और डिटेल में बताएं तो फॉस्फेट समूह जो है वो पी डबल बॉन्ड वो ऐसे जुड़ता है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ये नाइट्रोजन क्षार, ये आपस में ऐसे बने होते हैं। ऐसे बनकर तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़े होते हैं। चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे जुड़ के। ठीक है, तो इससे क्या बन गया, मैं बोलूँ इससे एक लाइन बन गई, एक ऐसे बन गई न्यूक्लियोटाइड की रस्सी। अब ये आपस में क्या हो जाएगी? कॉइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? आपस में कॉइल हो जाएगी। ये ऐसे हो गई और ये ऐसे हो गई, तो इसको बोलते हैं दोहरी कुंडलित संरचना। कौन सी संरचना है? डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना है बच्चों। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना पूछते हैं किसने दी थी, तो ये दी थी वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दी थी डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें बीच में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे एडेनिन है, एडेनिन की शादी होती है थाइमिन के साथ, हमें पता है, ये रहा। यहाँ पे जैसे ग्वानिन है, तो इसकी शादी होती है ग्वानिन की साइटोसिन के साथ। ठीक है, यहाँ पे थाइमिन है, तो इसकी शादी होती है एडेनिन के साथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे आपस में थाइमिन के साथ फिर क्या आ जाएगा? साइटोसिन, तो इसकी शादी होती है ग्वानिन के साथ, डबल बॉन्ड। ऐसे इस प्रकार से इसमें क्या पाए जाते हैं? आपस में नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए की एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन कहां से लेके, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां तक एक कुंडलन है, इसकी एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है? तो बच्चों एक कुंडलन की लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, ऐसे पूछता है कि आपस में व्यास, एक कुंडलन के बीच में व्यास कितना होता है? ठीक है, तो इसमें होता है 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है बच्चों? 20 एंगस्ट्रॉन। तो कुंडलन की लंबाई और कुंडलन की चौड़ाई, तो डीएनए में कुंडलन की लंबाई जो है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है और चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन। या कभी नैनोमीटर में पूछे कितनी नैनोमीटर, तो इसको लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर, इसको लिखेंगे 2 नैनोमीटर। ठीक है, एक कुंडलन में एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो एक कुंडलन में यहां से लेके, एक कुंडलन में इसमें से 4 पाए जाते हैं। 1 2 3 4, 4 नहीं है भाई, कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं। तो एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड कितने पाए जाते हैं भाई? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक कुंडलन में 10 पाए जाते हैं। 10 पाए जाते हैं, तो इसके बीच में दूरी कितनी हो गई? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी, पूरे में नहीं, 2 न्यूक्लियोटाइड, तो 10 में 34 है, तो 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.4। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इस प्रकार जो है वो डीएनए का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो चारगाफ का नियम, तो चारगाफ का नियम हमने पढ़ लिया, किस पे लागू होता है अभी पढ़ लिया था हमने ये तो। ठीक है, डीएनए की संरचना हमने पढ़ ली। डीएनए में कौन से बंध पाए जाते हैं वो देखते हैं। डीएनए में कौन से बंध पाए जाते हैं बच्चों? बॉन्ड की बात करें, डीएनए में कौन से बंध पाए जाते हैं? ठीक है,
तो डीएनए में देखो मेरी बात सुनना भाई, एक है पेंटोस शर्करा, मैं बता देता हूं तुम्हें, ये पेंटोस शर्करा है, दोबारा देख लो, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर एच एच, यहाँ पर एच ओ एच, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह, और यहाँ पे जुड़ा होता है नाइट्रोजन क्षार, और इस नाइट्रोजन क्षार से दूसरा नाइट्रोजन क्षार इधर जुड़ा होता है, उससे जुड़ा होती है पेंटोस शर्करा, क्या जुड़ी होती है, कोई पेंटोस शर्करा OH H ऐसे प्रकार से, और इससे जुड़ा होता है यहाँ पे फॉस्फेट समूह, ठीक है। इस प्रकार से पूरी आपस में जुड़ी होती है। बंद देखो, एक एक तो हो गया ये वाला फॉस्फेट समूह पेंटोस शर्करा से जुड़ रहा है, ये फॉस्फोडाइस्टर बंद, क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोडाइस्टर बंद, फॉस्फोरस से जुड़ रहा है पेंटोस शर्करा, तो इस बंद को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बंद। एक हो गया पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एक नाइट्रोजन क्षार और नाइट्रोजन क्षार के बीच में जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। 3 प्रकार के बंद होते हैं, ठीक है। तो देखो डीएनए में कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अभी मैं बस लिख देता हूं तीनों को, ठीक है, बिल्कुल सिंपल देख लेंगे। सबसे पहले होता है फॉस्फोडाइस्टर बंद, फॉस्फो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या बंद। फॉस्फोडाइस्टर बंद किसके बीच में पाया जाता है, तो पेंटोस शर्करा, जो पेंटोस शर्करा है, पेंटोस शर्करा प्लस व फास्फेट समूह के बीच, जो फास्फेट समूह नीचे जुड़ा होता है वो आपस में कौन से बंद से जुड़ते हैं, इस बंद से जुड़ते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बंद पेंटोस शर्करा व फास्फेट समूह के बीच में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंद, कौन सा बंद भाई, ग्लाइकोसिडिक बंद। ग्लाइकोसिडिक बंद किस में पाया जाता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंद पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षार जो ऊपर जुड़ रहा था, ठीक है। तो पेंटोज शर्करा प्लस किसके साथ, व नाइट्रोजन क्षार के बीच, नाइट्रोजन क्षार के बीच पाया जाता है, कौन सा बंद पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बंद। तीसरा बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा है, हाइड्रोजन बंद। और हाइड्रोजन बंद किस किस के बीच में पाया जाता है डीएनए में, तो ये पाया जाता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार व नाइट्रोजन क्षार के मध्य, ये क्या हो गया सर, प्यूरिन व पिरिमिडिन के मध्य नाइट्रोजन क्षार। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं आपस में, जैसे मैंने बताया, एडेनिन जुड़ता है किसके साथ बच्चों, थाइमीन के साथ, ग्वानिन जुड़ता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ। तो एडेनिन, ये दो जो बंद है बीच में डबल बॉन्ड, ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपस में जो जुड़े होते हैं ना प्यूरिन पिरिमिडिन से, जो मैंने पहले भी पढ़ा है, ये बंद कौन से कहलाते हैं, ये बंद कहलाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाते हैं। कोई दिक्कत भाई बच्चों इसमें, तो ये डीएनए के बंद हो गए, ठीक है। अब देखो भाई आरएनए के प्रकार पढ़ते हैं, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे बच्चों। आरएनए जो है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन से, एक होता है एमआरएनए, कौन सा होता है, एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए। तुमने नाम सुना होगा, आरएनए 3 प्रकार के हो गए, कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए के प्रकार, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। सर पूरा नाम क्या है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टी टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। पूरा नाम लिख देता हूं, एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं बच्चों, मैसेंजर आरएनए,
tRNA को ट्रांसफर आरएनए और rRNA को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। देखो, आरएनए का मेन काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों कहीं ना कहीं करके प्रोटीन निर्माण में किसमें किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करते हैं। तो तीनों का कार्य पूछा जाता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, और आरएनए क्या करता है। ठीक है, तो देखो आरआरएनए, पहले में आर राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान, मतलब प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? आर आरएनए के ऊपर होता है। राइबोसोमल आरएनए इसके ऊपर जो है, जैसे ये राइबोसोमल आरएनए, इसके ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोमल आरएनए के ऊपर किसका निर्माण होता है? यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है, या प्रोटीन निर्माण के लिए जगह देता है ये राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? तो ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर मतलब ले जाता है। किसको ले जाता है? अमीनो अम्ल को। ठीक है, तो जहां पे प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन कहाँ बन रही है? आरआरएनए के ऊपर। तो यहाँ तक अमीनो अम्ल जो है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनती है, तो अमीनो अम्लों को आरआरएनए तक ले जाता है। तो अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल को आरआरएनए तक, कहां तक ले जाता है? आरआरएनए तक ले जाता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है उनका। ठीक है, आरआरएनए तक, या फिर बोलो जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है वहां तक ले जाता है। ठीक है, और मैसेंजर आरएनए, मैसेज का मतलब क्या होता है? संदेश। तो ये सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश देता है कि भाई प्रोटीन संश्लेषण चालू कर दो। कौन बताएगा? मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दो, ये मैसेज देता है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश का काम करता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश का कार्य करता है। तो ये काम करता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये आरएनए है। ठीक है, आरएनए के प्रकार तीन प्रकार के हो गए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तीनों के काम क्या है? मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश का कार्य करता है, संदेश ले जाने का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करता है, कहाँ पर? जहाँ प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, मतलब आरएनए तक अमीनो अम्लों को ले जाता है जहाँ प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से। और राइबोसोमल आरएनए जो है वो यहाँ प्रोटीन का निर्माण, मतलब प्रोटीन का निर्माण होता है किसके ऊपर? आरएनए, मतलब ये स्थान देता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जगह देता है इसको, अमीनो अम्लों को, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण कर लो। तो ये कहाँ होता है? आरआरएनए के ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। देखो, ये हमने पढ़ी न्यूक्लियोटाइड बच्चों। एक बार तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस में पाए जाने वाले अम्ल। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक पाया जाता है कोशिका में। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। कोई भी कोशिका हो सकती है, जंतु कोशिका या पादप कोशिका। तो केंद्रक में पाए जाने वाले अम्ल न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, दोनों में क्या अंतर है? इसमें पेंटोस शर्करा पाई जाती है दोनों में। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसमें जो होगी वो राइबोज शर्करा होगी। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में जो पेंटोस शर्करा जो है वो कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है। डी मतलब डिलीट हो गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोज शर्करा में से एक ऑक्सीजन यहाँ से डिलीट हो गया, ये राइबोज शर्करा है जो आरएनए में पाई जाती है। ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा है जो डीएनए में पाई जाती है। दोनों में क्या अंतर है? दूसरे कार्बन पर यहाँ पे एक ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं डी मतलब डिलीट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। राइबोज में से एक ऑक्सीजन डिलीट होता है, कौन से कार्बन पे से? दूसरे कार्बन पे से, ये याद रखना। नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं? नाइट्रोजन के बनने वाले क्षार जो नाइट्रोजन के बने होते हैं, ये टोटल 5 होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं। प्यूरिन होते हैं और पिरिमिडिन। प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन कौन से हैं? थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ये प्यूरिन होते हैं ये दोनों, ये पिरिमिडिन है। टोटल ये कितने होते हैं? 5। डीएनए में कौन से और आरएनए में कौन से, वो देख लेते हैं। ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो प्यूरिन और ये पिरिमिडिन, एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन या यूरेसिल दोनों के साथ जुड़ सकता है। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है।
ये दोनों जो बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कैसे, हाइड्रोजन। तो एडेनिन ग्वानिन के साथ थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। डीएनए में कौन से नाइट्रोजन 4 पाए जाते हैं, तो एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए के अंदर क्या नहीं होता, यूरेसिल पाया जाता है। क्या, किसके स्थान पर, थाइमिन के स्थान पर। ऊपर वाले तो सेम है, ये तो सेम है बच्चों। यहाँ पर थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये लाइन याद रखना, ठीक है, बाकी सब सेम है। चारगाफ का नियम क्या है, तो चारगाफ का नियम सिर्फ आरएनए पे लागू नहीं होता, सिर्फ डीएनए पे लागू होता है। चारगाफ ये बोलता है कि डीएनए में जितने प्यूरिन होते हैं उतने ही प्यूरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन, और पिरिमिडिन मतलब थाइमिन प्लस साइटोसिन। तो एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोसिन। हमने क्या किया, थाइमिन प्लस साइटोसिन को उधर ले गए तो नीचे बट्टे में आ गया, तो बराबर में 1 रह गया। तो इसको बोलते हैं चारगाफ का नियम, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इक्वल टू 1। ये किस पे लागू होता है, डीएनए में। डीएनए में जितने प्यूरिन पाए जाते हैं उतने ही पिरिमिडिन पाए जाते हैं। डीएनए दोहरी कुंडली संरचना है, मतलब 2 कुंडलियां होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो इसमें एकल रज्जु की संरचना है। डीएनए का निर्माण 3 पदार्थों से होता है, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट समूह। न्यूक्लियोसाइट और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइट होता है पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह। ये तीनों आपस में जुड़ जाएं तो न्यूक्लियोटाइड, और ये आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। न्यूक्लियोटाइड को और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट समूह, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। डीएनए डीएनए क्या होता है, डीएनए वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मतलब डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर ऐसे कुंडली बनाते हैं, ये आपस में ये कुंडली कॉइल हो जाती हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ता है पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार से, नीचे फॉस्फेट समूह। ये वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजन क्षार के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो यहाँ पर ये जो बंद बन रहा है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और नाइट्रोजन क्षार और नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डीएनए दोहरी कुंडली संरचना है। एक कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर में बात करें तो 3.4 नैनोमीटर एक कुंडलन की लंबाई। एक कुंडलन की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर होती है। एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना स्पेस, कितना स्थान होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। चारगाफ का नियम देख लिया हमने। डीएनए की संरचना, डीएनए में 3 प्रकार के बंध होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध, ग्लाइकोसिडिक, हाइड्रोक्सिडिक बंध। आरएनए 3 प्रकार के आरएनए हो गए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए। मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश वाहक का काम करता है। ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्लों को ट्रांसफर करता है, कहां तक, जहां पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है। और राइबोसोमल आरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।